हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 डिसीजन मेकिंग के 100% मेमोरी टेक के हिसाब से प्लस कंसेप्ट जो है जल्दी जल्दी मैं आपको बता के दूंगा ताकि एक दिन पहले 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन आप इस वीडियोस को सुन सके। फिलहाल हमारी बात आती है सबसे पहले आप यहाँ पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो, उसमें से फिक्स कॉस्ट को घटा देते हो, नेट प्रॉफिट आता है। अगर फिक्स कॉस्ट में आप डिवाइड कर दोगे कॉन्ट्रीब्यूशन तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दोगे सेल्स से, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स करोगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा और फिक्स्ड कॉस्ट को इसी पीवी रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट वॉल्यूम में आ जाएगा। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन ये यूनिट में आएगा और ये वाला जो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो है ये आपका वॉल्यूम में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ तक की बात आई, उसके बाद पीवी रेशियो आपने देख लिया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल और नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन करके आप बोल सकते हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। ये तो आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकालने का एक रास्ता होता है। दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट और नेट प्रॉफिट को ऐड कर दो तो भी कंट्रीब्यूशन अपने आप आपका निकल के आ जाता है। ये सब बातें आपको कुछ बातें इस चैप्टर में ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जहाँ तक बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में, तो ये आपको क्या बताता है सीवीपी एनालिसिस के बारे में। तो आप सबको पता है कि सेल्स माइनस जो होता है ना आपका कॉस्ट, इसका इक्वल टू आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अभी जो प्रॉफिट होता है इसका मतलब हो गया पी का मतलब प्रॉफिट और इसके बाद जो ना सी का मतलब कॉस्ट और सेल्स जो है डिपेंड करता है वॉल्यूम पर। अब ये जो वॉल्यूम बताई गई है ना वो 3 कैटेगरी में आपको बताई जाएगी। यही सब बातें जो मैंने आपको बताई ना ये बातें यहाँ पर थ्योरेटिकल तौर पर लिखी हुई है। अब जो वॉल्यूम होती है ना वो तुम 3 हिसाब से सोचते हो, एक एक्टिविटी बेस्ड के हिसाब से सोचते हो और दूसरा सर्विस एंड नॉन प्रॉफिट के हिसाब से सोचते हो और तीसरा जस्ट इन टाइम के हिसाब से सोचते हो। तब जाके 3 तरीके से आप सीवीपी एनालिसिस कर पाते हो। अब जहाँ तक बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, सबसे पहले जानना जरूरी होता है आपका लेवल ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से जो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आप सेल करोगे। लेवल ऑफ एक्टिविटी में यूनिट या आउटपुट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट सस्टेनेबल लेवल, फैसिलिटी या एक्टिविटी लेवल। ठीक है, ये बातें देखी गई है कि एक्टिविटी बेस्ड करोगे ना तो यूनिट लेवल देखो या फिर बैच लेवल देखो और नहीं तो प्रोडक्ट का सस्टेनिंग एक्टिविटी लेवल देखो या फैसिलिटी जिस हिसाब से दे रहे हो उस लेवल के हिसाब से देखो। अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपका दिया गया है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ रटने वाला है नहीं जो मैं आपको रटवाऊँ, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अकॉर्डिंगली देख लेना। फिलहाल ही हमारी बात आगे बढ़ती है सीवीपी एनालिसिस इन सर्विस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है कि जो सर्विस सेक्टर जो होता है ना बॉस, उसमें आपका जो है ना क्या बोलते हैं, आउटपुट को मेजरमेंट करना जो होता है ना, वो क्या आउटपुट है उसको आपको मेजरमेंट करना है, क्योंकि यूनिट तो है नहीं, क्वांटिटी तो है नहीं वहाँ पर, तो आपको वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए बोलता है कि यहाँ पर कंप्लीट डिफरेंट और यूनिट होता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में, इसलिए बड़े ध्यान से यहाँ पर आपको चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ेंगी। जस्ट इन टाइम एनवायरनमेंट में सीवीपी एनालिसिस कैसे होता है, तो आपको पता है कि जस्ट इन टाइम में क्या होता है ना कि आप कॉस्ट के हिसाब से देखते हो, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, इसके हिसाब से देखते हो। तो डायरेक्ट मटेरियल जो होगा ना वैरी होगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार क्या होगा कि जितना यूनिट आप ऑर्डर करके मंगवाओगे उस हिसाब से वैरी होगा और यूनिट लेवल यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट निकाला जाता है। नो बैच लेवल वेरिएबल कॉस्ट इन जस्ट इन टाइम, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर बैच बराबर 1 यूनिट करके माना जाता है। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है ना आपका पर यूनिट रिड्यूस करेगा, लेकिन डायरेक्ट लेबर जो है ना उसको कंसिडर किया जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट की तरह और फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करेगा। तो ये बातें, कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है कि जस्ट टाइम एनवायरनमेंट में कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान देना। बाकी जस्ट इन टाइम के बारे में बहुत चीज़ें आपको पता है, बस उसको कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट के हिसाब से आप सोच लेना जरा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग, तो शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग की बात जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, जरा इस बात को गौर तलब करते हैं। अब पहली बात बताई गई है कि शॉर्ट रन में डिसीजन मेकिंग आपको करना हो तो किन किन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखोगे। अब देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ये आपके पूरे चैप्टर में जितने प्रैक्टिकल्स है उसको रिवाइज करवा के रख देगा। यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि शॉर्ट टर्म रन डिसीजन मेकिंग में आपको क्या सोचना है कि लॉन्ग यानी कि लंबा और स्मॉल, लंबा और छोटा फ्रेम जो है उसको टैक्ट लगा के आपको अल्टर करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके घर में एक फ्रेम टांगा हुआ है जो काफ़ी लंबा है, लेकिन लंबाई तो है लेकिन वो छोटा है साइज में है, ठीक है, तो काफ़ी टैक्ट लगा के अल्टर करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो फ्रेम है टूट जाएगा। वो आपके परदादा जी की है जो कि अगर टूटेगा तो फिर घर में बैंड बज जाएगी आपकी। तो आपको क्या करना है, टैक्ट लगा के, तो यानी कि टैक्टिकल डिसीजन अल्टर करना है आपको, यानी कि चूज अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स। लॉन्ग यानी कि लंबा, फ्रेम यानी कि इमीडिएट और लिमिटेड टाइम फ्रेम यानी कि टाइम फ्रेम, और स्मॉल यानी कि स्मॉल स्केल एक्शन सर्व ए लार्ज पर्पस। अब यहाँ पर ये तो बातें आप याद रख सकते हो, टैक्टिकल, अल्टरनेटिव, लॉन्ग रन जो कंसिक्वेंसेस, और उसके बाद इमीडिएट और लिमिटेड टाइम फ्रेम और स्मॉल स्केल एक्शंस, ठीक है, दैट सर्व ए लार्ज पर्पस। ये बातें तो आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा रिलेवेंट कॉस्ट, बेस्ड ऑन रिलेवेंट कॉस्ट, तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ये पॉइंट आप याद रखना क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया।
तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका मेटेरियल की बात हम लोग करते हैं, तो रॉ मटेरियल में डिसीजन मेकिंग कैसे लोगे, अगर रेगुलर यूज है या फास्ट मूविंग है, ठीक है, रेगुलर यूज है या फास्ट मूविंग है या आउट ऑफ स्टॉक है, तब तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, और जब खरीदना पड़ेगा तो आपके लिए परचेज प्राइस रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा। अगर रॉ मटेरियल कोई यूज का ही नहीं है, तब अगर रॉ मटेरियल को अगर कबाड़ वाले को, भंगार वाले को दोगे तो क्या रियलाइज होगा, वही वैल्यू आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही रिलेवेंट हो जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट यूज है, कोई दूसरा भी यूज है, तो वेरिएबल कॉस्ट या फिर वो दूसरा यूज करके जो आप कमा सकते हो, दोनों में जो भी हायर होगा वो आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। ये 3 पॉइंट पे आपका रॉ मटेरियल का रिलेवेंट कॉस्ट जो है खत्म होता है। अब लेबर की बात करते हैं कि अगर लेबर कैजुअल या परमानेंट है, तो लेबर जब आपके परमानेंट होता है ना तो आप नील लेते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। अगर बिजी होता है तो परमानेंट लेबर है लेकिन बिजी है वो, तब तो तुमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना पड़ेगा, और अगर बिजी नहीं है, खाली बिली बैठा हुआ है, इसका मतलब नील लेना पड़ेगा। अब लेबर जो होता है वो कैजुअल होता है तो नॉर्मल केस में वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, अगर बिजी होता है तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों लेते हैं, अगर अदर देन परमानेंट कैजुअल लेबर है तो। अब यहाँ पर ओवरहेड की बात करते हैं। ओवरहेड अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, ओवरहेड अगर फिक्स्ड है तो फिक्स लेते हैं, फिक्स है तो नील लेते हैं, एक्सेप्ट एडिशनल कॉस्ट रिक्वायर्ड। अगर उसमें कुछ अल्टरेशन या कुछ चेंजेस करने की वजह से एडिशनल कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है तो बात अलग है। अब यहाँ पर बात करते हैं मशीन के केस में, अगर यूज होता है तो हमको यूज पहले से है तो हमारा कितना आउटफ्लो का नुकसान होगा, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं। अगर नहीं है तो क्या रिलाइजेबल वैल्यू उसकी हो सकती है, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है। इस तरह से हम लोगों ने रिलेवेंट कॉस्ट में देखा कि फ्यूचर और डिफरेंशियल कॉस्ट निकालने में वो काम आता है। उसके अलावा बात आती है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की। क्या डिसीजन मेकिंग में आप उतनी ही फैक्टर्स को कंसीडर करते हो जो फैक्टर यहाँ पर बताया गया है, लॉन्ग, स्मॉल, फ्रेम, टैक्ट और अल्टर, और उसके बाद रिलेवेंट कॉस्टिंग? तो नहीं, यहाँ पर आप और कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हो। क्या क्या ध्यान में रखते हो? तो ए, बी, सी, डी और ई। जी हाँ, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जो ध्यान में रखना है। ए का मतलब आप यहाँ पर क्या देखने के लिए देख रहे हो, ये बड़े ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग देख रहे हो, वो भी शॉर्ट टर्म वाला, और शॉर्ट टर्म वाले में नॉन जो है फाइनेंशियल फैक्टर जो आपको कंसिडर करना है, ये ध्यान रखना है सवाल को पढ़ते हुए। तो ए का मतलब एसेट्स, तो एसेट्स का इंटेंजिबल होना या आईपीआर होना, ठीक है। यहाँ पर बोलता है कि ये ध्यान में रखना है इंटेंजिबल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसके बाद ब्रांड, बी फॉर ब्रांड। सी का मतलब सीएसआर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंपटीटर क्या एक्शन ले रहा है उसका मूव, ठीक है। और उसके बाद जो ना डी फॉर देगा, क्या देगा, क्वालिटी देगा कि नहीं देगा, ये भी ध्यान रखो। तुम्हारा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो। उसके बाद ई फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर तो हर जगह डाल ही देते हो, और क्वालिटी हर जगह डाल ही देते हो। और क्वालिटी के अलावा यहाँ पर ब्रांड लिखा हुआ है, सीएसआर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हर जगह डालते हो नॉन फाइनेंशियल में, और कॉम्पिटिटर का मूव, और एसेट्स में इंटेंजिबल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है ना, उसका जो लिमिटेशन है वो क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, तो यहाँ पर लॉस्ट वर्ड को ध्यान में रखना है, LOST लॉस्ट, यानी कि लैक ऑफ स्टैटिकल डाटा रिलायबिलिटी, स्टैटिकल डाटा की कमी है। ऑब्जेक्टिव या जो यहाँ पर बोलता है कि क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव या अल्टरेशन जो होता है वो हो सकता है कि गलत हो जाए। सब्जेक्टिव मेजर, टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट कंपनी का इन्वॉल्व है, यानी कि ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि लिमिटेशंस क्या है। तो स्टैटिकल डाटा नहीं है तुम्हारा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, तो तुम मेजरमेंट करना चाहते हो लेकिन कुछ तो उसका क्वांटिफाई कर सकते हो क्या, नहीं है। या फिर ऑब्जेक्टिव या जो अल्टरेशन होता है वो मे भी आपका जो है ना गलत सोच रहे हो आप, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को ध्यान में रखकर वो पॉइंट तुमने गलत उठा लिया। सब्जेक्टिव मेजर, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व। अब इथिक्स की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं कि इथिक्स में आप 3 बातें को ध्यान में रखोगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनल आपका स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी को देखो, खुद का इथिक्स में क्या है ना, स्टैंडर्ड ऑनेस्टी अभी हमेशा देखते हो, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हो, और कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो। अब यहाँ पर आप फेयर डिसीजन कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि आपको क्या करना है, पर्सनल स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी देखनी है, ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, और कॉन्सिक्वेंसेस देखना है। ये डिसीजन मेकिंग में इथिक्स को बड़े ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिसीजन मॉडल। डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या होता है, तो आप प्लान देखकर डिसीजन मेकिंग मॉडल बनाते हो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मॉडल आप कौन सी मॉडल बनाते हो, तो वो एक्टर वाली नहीं, एक्ट्रेस वाली नहीं, वो प्राण देकर, तो प्राणो, ठीक है, उसका नाम आप रखते हो प्राणो। किसी को आपने मॉडल बनाया, उसका नाम रखा प्राणो, बाद में उसने आपको धोखा दे दिया, ये आपकी दर्द भरी प्रेम कहानी। तो पी का मतलब क्या हो गया, जो है ना प्रॉब्लम डिफाइन। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। डिसीजन मेकिंग मॉडल में ना पहले आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, उसके बाद बहुत सारे अल्टरनेटिव को देखना है, ठीक है। जो भी
अनफिजिबल चीजें हैं उसको एलिमिनेट करते हुए अल्टरनेटिव को देखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं हर एक अल्टरनेटिव में जो रिलेटेड कॉस्ट एंड बेनिफिट होगा ना और टोटल रेवेन्यू होगा उसका एनालिसिस करना है। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को देखना है और उसके बाद देखना है कि ओवरऑल बेनिफिट अगर हाई है तो फिर सेलेक्टिव करेंगे हम, यानी कि P का मतलब प्रॉब्लम को डिफाइन, A का मतलब अल्टरनेटिव आफ्टर एलिमिनेटिंग अनफेजिबल, और उसके बाद जो है ना हर एक अल्टरनेटिव के जो रिलेटेड कॉस्ट बेनिफिट और टोटल रेवेन्यू को होंगे उसको एनालिसिस करेंगे। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर और ओवरऑल बेनिफिट अगर हाई हो है सेलेक्टेड है तो उस सिचुएशन में आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। सारी चीज़ों को एक एक पढ़ करके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब एप्लीकेशन ऑफ CVP एनालिसिस एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट हम कहाँ पर उसका एप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन बहुत आसान है, आप देख सकते हो। सबसे पहले है आउटसोर्सिंग डिसीजन, यानी कि खुद में बनाना है, मेक और बाय डिसीजन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। उसके बाद सेल कर दो इस पॉइंट पे आकर या फर्दर और भी प्रोसेस करो। उसके बाद मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से आप मिनिमम प्राइसिंग का डिसीजन रखते हो। कीप और ड्रॉप डिसीजन, ये सारे के सारे कौन है, रिलेवेंट कॉस्टिंग से ही निकलते हैं। फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, इसके लिए की फैक्टर वगैरह को आप ध्यान में रखते हो। तो यही बात यहाँ पर बताई गई कि अगर तुम्हारा आउटसोर्सिंग डिसीजन होगा ना, यानी कि मेक और बाय आपको खुद से बनाना है या बाहर से खरीद लो वो कंपोनेंट को, तो आप इंक्रीमेंटल मेथड से देखोगे जिसमें वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह सबको ध्यान में रखोगे, और जो अगर लोअर कॉस्ट होगा तो उस साइड का आप सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि व्हेन शुड ए कंपनी आउटसोर्स, कब कभी कंपनी को आउटसोर्स कर देना चाहिए, जब आपका जो है ना खरीदने का कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा पड़ रहा हो, कम पड़ रहा हो, खरीदने का कॉस्ट जो है ना कम पड़ रहा है, कम में ही आपको मिला तो काहे को तुम बनाओगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना अट्रैक्टिव नहीं है, अगर उस चीज़ को बना भी लिया तो तेरा रिटर्न अच्छा नहीं होगा उससे। उसके बाद लेबर जो होता है उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है या कम है, स्कार्सिटी है या स्किल लेवल लगता है उसके लिए, तो काहे को फालतू का बनाने के लिए जाना, खरीद लो इससे अच्छा। डिमांड उसका रेगुलर या फिर रेगुलर नहीं है, सीजनल है, ठीक है, रेगुलर डिमांड ही नहीं तो क्यों बनाओगे, तुम्हारे लिए बनाने में फायदेमंद रहेगा क्या, इतना सारा प्लांट लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लगाओ, ठीक है, इसलिए आउटसोर्स कर दो। अगर तुमको उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, बनाना हमारे लिए फायदेमंद तो रहेगा लेकिन बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो क्यों बनाना है। उसके बाद रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, यानी कि ये सारे सिचुएशंस ऐसे होंगे जब कंपनी को आउटसोर्स कर देना ही उचित रहेगा। एक बार ये सारे पॉइंट्स को आप देख लेना। अब सेल्स और फर्दर प्रोसेस की बात हम लोग करेंगे तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी कि रिलेवेंट कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट यानी कि इरिलेवेंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को हमेशा इरिलेवेंट मानते हैं, जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट आर इरिलेवेंट, दे आर ऑलरेडी संक एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। जॉइंट कॉस्ट सेपरेशन के टाइम पे ही पहले से ही वो संक हो चुका था, इसकी वजह से उसको इरिलेवेंट मानते हैं। ये बात यहाँ पर साफ तौर पर दी गई है। कीप और ड्रॉप डिसीजन, यानी कि अभी भी आपको कंटिन्यू करना है प्रोसेस को या फिर रोक देना है, ये आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट के सेविंग के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो अगर थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आया तो। स्पेशल ऑर्डर डिसीजन की बात हम लोग करते हैं तो स्पेशल ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोड्यूस खुद का जितना कर रहे हो ना वो लेस देन कैपेसिटी पर है, यानी कि 100% कैपेसिटी पे आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, लेस देन 100% पे कर रहे हो, तब आपको देखना कि स्पेशल ऑर्डर आप रिसीव कर सकते हो कि नहीं। दूसरा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लॉ यहाँ पर आप देखोगे, यानी कि प्री रिक्विजिट, अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लॉ लगाना चाहते हो स्पेशल ऑर्डर में तो उसके लिए प्री रिक्विजिट है, लेकिन कभी कभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अप्लाई नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि नॉन कॉम्पिटिंग कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, तो फिर आप यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब प्राइस डिस्क्रिप्शन में के प्री रिक्विजिट क्या क्या हैं, सबसे पहले आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सेम मार्केट में एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्या बेच सकते हो, ये बात देखना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि रिलेवेंट एरिया ऑफ डिसीजन, स्पेशल ऑर्डर डिसीजन, इसमें जो रिलेवेंट एरिया ऑफ डिसीजन कौन कौन से होंगे स्पेशल ऑर्डर में, तो यहाँ पर बोलता है कि आपका ऑपरेटिंग कैपेसिटी, जो ऑपरेट जितने लेवल पे कर रहे हो ना, आपके पास कैपेसिटी अभी भी जो है ना वो अवेलेबल है, एक्स्ट्रा अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि रेगुलर या स्पेशल ऑर्डर को ध्यान में रखो कि ये रेगुलर स्पेशल ऑर्डर पूरा कर दोगे, उसके ओवर है अबव कुछ बचेगा, तब जाके आप यहाँ पर डिसीजन लोगे कि वो हमको करना है या नहीं करना है। फिर बोलता है कि एग्जिस्टिंग रेवेन्यू नॉट अफेक्ट, ध्यान रहे कि तुम्हारा जो अभी चल रहा है ना वो कारोबार रुक ना जाना चाहिए, उसकी वजह से उसको रोकना ना पड़े, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या प्लस माइनस हो रहा है या फिर अदर कंसिडरेशन, सही सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि नए ऑर्डर को हमको लेना है कि नहीं लेना है। ये सब कुछ मेजर फैक्टर है। अब प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन का रैंक निकालना पड़ता है और अकॉर्डिंगली जो है आप डिसीजन ले पाते हो कि प्रोडक्ट मिक्स क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो गोल कंकरेंस यानी कि ओवरऑल कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो तक के लिए जयराम जी की।